डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका रज़ा एकेडमी में और मैं हूं रज़ा अनवर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल में लेसन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे और आज के लेसन में हम अकाउंटिंग साइकिल में एक स्टेप नेक्स्ट मूव करेंगे जिसमें हम एडजस्टिंग एंट्रीज को देखेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या है, क्यों रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे और किन किन अकाउंट्स की एडजस्टिंग एंट्रीज करनी पड़ती है। तो हम इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज कौन कौन सी कैसे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद हम टीजीएस की जो है वो रियल लाइफ की एग्जांपल को भी एडजस्टिंग एंट्रीज उसकी पोस्ट करनी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल लेसन नंबर 15 और आज के लेसन में हम देखेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज को। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या है, इनको क्यों रिकॉर्ड किया जाता है, इनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे और इनको रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी है। आज के इस लेसन में हम एडजस्टिंग एंट्रीज को देखेंगे कि कौन कौन सी एडजस्टिंग एंट्रीज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल में और इनको क्यों रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी कुछ रीजंस होती हैं। हर अकाउंट्स को जब हम क्लोज करते हैं तब हमें कुछ अकाउंट्स को एडजस्ट करना पड़ता है। कौन कौन से अकाउंट्स हम एडजस्ट करते हैं वो हम इस लेसन में देखेंगे और इसके अलावा एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो हमारे अकाउंटिंग साइकिल में थर्ड जो हमारा जो पार्ट था वो एडजस्टिंग एंट्रीज था। अकाउंटिंग साइकिल में हमने पहले अकाउंट्स को एनालाइज किया, फिर हमने उनको रिकॉर्ड करना सीखा और हम अब थर्ड स्टेज में पहुंच गए हैं जिसमें हम एडजस्टिंग एंट्रीज को देखेंगे। एक दफ़ा अकाउंटिंग साइकिल को रिकॉल करते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है जिसको हम डे 1 से देख रहे हैं। सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को एनालाइज करना सीखा था। सेकंड स्टेप में हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था, जर्नलाइज किया था और पोस्ट किया था। हमने पहले बैलेंस शीट की ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया था और उनको हमने जर्नलाइज किया था, फिर इसको टी अकाउंट्स में पोस्ट किया था। उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। इनकम स्टेटमेंट के जो हेड थे, रेवेन्यूज और एक्सपेंस वगैरह को हमने जर्नलाइज किया था और हमने उसको फिर टी अकाउंट्स में पोस्ट किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज को। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या है, इनको कैसे जर्नलाइज करेंगे और इसके टी अकाउंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो इसके बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज तक अगर आपको समझ आ जाएगी तो उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर एडजस्टिंग एंट्रीज को सीख जाते हैं तो अकाउंट्स को कंप्लीट आप मैनेज कर सकते हैं। तो हम एडजस्टिंग एंट्रीज को देख लेते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू एडजस्ट इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स। एडजस्टिंग एंट्रीज बेसिकली इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए और उनको एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनकम और एक्सपेंस के कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक एंट्री जर्नलाइज की थी जिसमें कंपनी ने 3 मंथ का जो रेंट था वो एडवांस पे कर दिया था। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने नवंबर, दिसंबर और जनवरी का एक्सपेंस जो है वो एडवांस में ही पे कर दिया है, अभी तक कंपनी जो है वो नवंबर का अभी मंथ स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन कंपनी ने क्या किया है, 3 मंथ का जो रेंट है वो एडवांस में पे कर दिया है। तो अगर हम इसको देखें तो नवंबर और दिसंबर जो है वो करंट अकाउंटिंग पीरियड में आ जाएंगे और जो जनवरी है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आएगा। तो कंपनी ने आज ही 9,000 रुपीज़ जो है वो पे कर दिया, लेकिन जब हम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जाएंगे तो हम इस बात को देखेंगे कि हमने 3 मंथ का जो रेंट पे किया था उसमें 2 मंथ का तो रेंट हमने इस अकाउंटिंग पीरियड में जो कंज्यूम कर लिया है, लेकिन जो 1 मंथ का रेंट है वो हम अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसको एडजस्ट करेंगे। इसलिए हमें एडजस्टिंग एंट्रीज इसकी पोस्ट करनी पड़ेगी कि हमने जो 2 मंथ का रेंट इस अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम किया है वो उसको इसी मंथ के रेवेन्यूज के साथ हम मैच करेंगे। हमने मैचिंग
कॉन्सेप्ट को देखा था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में करंट पीरियड के रेवेन्यूज को करंट पीरियड की एक्सपेंस के साथ मैच करना पड़ता है। तो सबसे मेन बात जो ये है वो एडजस्टिंग एंट्रीज में कैश को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। इसमें कैश बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता, तकरीबन इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। एंट्रीज रिकॉर्डेड टू अपडेट अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद अक्रूवल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हमने अक्रूवल अकाउंटिंग को देखा था, तो ये एंट्रीज अक्रूवल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत ही की जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही की जाती हैं। और इसके बाद जनरली रिकॉर्डेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम। तो एडजस्टिंग एंट्रीज के ये कुछ इंट्रोडक्शन था, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता और इसको एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अकाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए ही रिकॉर्ड किया जाता है। एडजस्टिंग एंट्रीज की टाइप्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफर्ड रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को। एडजस्टिंग एंट्रीज हम बेसिकली डेफर्ड रेवेन्यूज और डेफर्ड एक्सपेंस की रिकॉर्ड करते हैं और इसके अलावा हम एक्रूड रेवेन्यूज और एक्रूड एक्सपेंसेस की जो है वो एंट्रीज भी एडजस्ट करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या है, एक्रूड रेवेन्यूज और एक्सपेंस क्या है, इनको आप एक दफ़ा गौर से समझ लें, इसके बाद आप किसी भी एडजस्टिंग एंट्रीज को बहुत इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू और डेफर्ड एक्सपेंस क्या होते हैं? डेफर्ड रेवेन्यूज को बेसिकली अनअर्न्ड रेवेन्यू भी बोलते हैं, यानी कि वो रेवेन्यू जो आपने अभी तक अर्न नहीं किए लेकिन आपको उसके अगेंस्ट पैसे जो या कैश एडवांस में मिल गया है। इसमें जो पैसे हैं, कैश है, वो एडवांस में मिल जाता है लेकिन आपने अभी तक उन कैश के अगेंस्ट जो सर्विसेज या गुड्स अभी तक प्रोवाइड नहीं की, तो ये डेफर्ड रेवेन्यूज होते हैं। इसी तरह अगर डेफर्ड एक्सपेंस को देखें तो डेफर्ड एक्सपेंस में हम क्या करते हैं, पेमेंट एडवांस में पे कर देते हैं लेकिन जो एक्सपेंस है उसको अभी हम कंज्यूम नहीं करते, उसको हम फ्यूचर में कंज्यूम करेंगे। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू और डेफर्ड एक्सपेंस है। डेफर्ड रेवेन्यू में एडवांस में कैश हमें मिल जाता है, इसको अनअर्न्ड रेवेन्यू कहते हैं और ये बेसिकली हमारी लायबिलिटी होती है और इसको लायबिलिटी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है। और जो डेफर्ड एक्सपेंस होता है इसमें हम पेमेंट एडवांस में पे कर देते हैं किसी भी एक्सपेंस की, इसको प्रीपेड एक्सपेंस भी बोलते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा बेसिकली एसेट होता है। नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं, हम जब उसको रिकॉर्ड करेंगे तब आप डेफर्ड रेवेन्यू और एक्सपेंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड कैश फ्लो अकर्स इन द पास्ट। अब डेफर्ड रेवेन्यू और एक्सपेंस में क्या होता है, जो इनसे रिलेट कैश फ्लो होता है वो पास्ट में अकर होता है। एडजस्ट द बैलेंस इन एन एग्जिस्टिंग एसेट और लायबिलिटी अकाउंट। अब जब डेफर्ड रेवेन्यू और एक्सपेंस जो पास्ट में हो चुका है उसके जो बैलेंस है वो जब हम एडजस्ट करेंगे तब हम क्या करेंगे, एसेट और लायबिलिटी के एग्जिस्टिंग अकाउंट में ही इसको एडजस्ट कर लेंगे, हमें कोई नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो डेफर्ड रेवेन्यू और एक्सपेंस होता है इसमें कैश फ्लो जो है वो पास्ट में हो चुका होता है लेकिन हम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले ही इसमें अगर रेवेन्यू की बात करें तो पहले ही इसमें पेमेंट दे देते हैं और अगर एक्सपेंस की बात करें, सॉरी, रेवेन्यू में पहले ही पेमेंट रिसीव कर लेते हैं और एक्सपेंस में पहले ही हम पेमेंट पे कर देते हैं। तो जो भी कैश फ्लो पास्ट में हो जाता है हम उसको एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड रिकॉर्ड कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ डेफर्ड रेवेन्यू और एक्सपेंस के हवाले से मैं इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा टाइटल उसमें लिख दूंगा ताकि अगर आप इसको नोट करना चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू और एक्सपेंस के बारे में आपने देख लिया, अब हम देखते हैं एक्रूड रेवेन्यूज और एक्रूड एक्सपेंसेस को। एक्रूड रेवेन्यूज और एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू को एक दफ़ा रिकॉल करते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू में हम जो पेमेंट है वो एडवांस में रिसीव कर लेते हैं लेकिन एक्रूड रेवेन्यू में हम पेमेंट एडवांस में रिसीव नहीं करते, पहले हम गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर देते हैं और उसके बाद हमें फ्यूचर में कैश रिसीव होता है। इसी तरह अगर एक्रूड एक्सपेंस की बात की जाए तो एक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं हम इनको बुक्स में
पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं इनको पे करने से पहले। अगर डेफर्ड एक्सपेंस को देखें तो हम इनमें पेमेंट को एडवांस कर देते हैं और बाद में एक्सपेंस को कंज्यूम करते हैं, लेकिन एक्रूड एक्सपेंस में हमें पहले इनको कंज्यूम करते हैं और बाद में हम इसको पे करते हैं। रिलेटेड कैश फ्लो अकर्स इन द फ्यूचर, यानी कि जो एक्रूड रेवेन्यू और एक्रूड एक्सपेंस में कैश फ्लो जो है वो फ्यूचर में अकर होता है, क्योंकि हम फ्यूचर में इसकी पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं। क्रिएट अ न्यू एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू में हम जो एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट को एग्जिस्टिंग टी अकाउंट में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्रूड के लिए हमें नया एसेट और लाइबिलिटी का अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ जाती है। एडजस्टिंग एंट्रीज की यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखी है कि हम अगर हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू होगा तो हम उसकी जो जर्नल एंट्री है वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हम देखेंगे कि पहले जो रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है वो अनअर्न्ड है, डेफर्ड है, तो हम पहले ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड उसकी एक एंट्री पोस्ट करेंगे और उसके बाद हम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। इसकी पहले एग्जांपल को देखते हैं। पब्लिशर रिसीव्ड पेमेंट फॉर मैगजीन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, कोई भी पब्लिशर है जो कि एडवांस में मैगजीन की पेमेंट जो है वो रिसीव कर लेगा, तो ये उसकी एग्जांपल है कि वो उस पब्लिशर के लिए वो रेवेन्यू जो एडवांस में रिसीव कर लेगा वो अनअर्न्ड है या उसको डेफर्ड भी कह सकते हैं। एयरलाइन कंपनी रिसीव पेमेंट फॉर प्लेन टिकट इन एडवांस, कोई भी एयरलाइन कंपनी फॉर एग्जांपल से PIA या एयर ब्लू वो एडवांस में टिकट की बुकिंग कर लेते हैं। किसी भी पैसेंजर ने अगर एक मंथ बाद या एक वीक बाद अगर फ्लाइट में कहीं जाना है तो एयरलाइन कंपनी से वो टिकट की बुकिंग करवा लेगा आज ही। अब एयरलाइन कंपनी की बात करें तो एयरलाइन कंपनी आज ही कैश रिसीव कर लेगी। कंपनी कैश तो आज रिसीव कर लेगी, लेकिन कंपनी ने अभी तक उस कैश को या जो रेवेन्यू आज रिसीव किया है उसको अभी तक अर्न नहीं किया। ये कंपनी के लिए अनअर्न्ड रेवेन्यू है। लेकिन जब एक मंथ बाद या जिस दिन की टिकट होगी उस दिन वो पैसेंजर उस रेवेन्यू की अगेंस्ट उस फ्लाइट में सफ़र कर लेगा, तब वो कंपनी के लिए रेवेन्यू जो है वो अनअर्न्ड नहीं रहेगा। अब इस वजह से कंपनी को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कंपनी ने कैश तो रिसीव कर लिया है लेकिन रेवेन्यू को अर्न नहीं किया, और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अगर कंपनी ने कैश या रेवेन्यू अर्न कर लिया है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। द रिलेटेड कैश इफेक्ट अकर्ड एंड लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएटेड, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि लाइबिलिटी का अकाउंट या एसेट का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा डेफर्ड में। अब डेफर्ड रेवेन्यू की बात की जाए तो मैंने बताया था कि डेफर्ड रेवेन्यू जो है वो एक हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने कैश रिसीव कर लिया है लेकिन उसके अगेंस्ट अभी तक हमने जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं की, तो ये हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी होती है। हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इसलिए अनअर्न्ड रेवेन्यू बेसिकली कंपनी की एक लाइबिलिटी होती है। द रिलेटेड कैश इफेक्ट अकर्ड एंड लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएटेड इन द पास्ट व्हेन पेमेंट वाज रिसीव्ड, पास्ट में जब भी हम पेमेंट रिसीव कर लेंगे तो एक लाइबिलिटी अकाउंट बना लेंगे और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अगर हम उस रेवेन्यू को अर्न कर लेंगे तो हम उसकी जो है एडजस्टमेंट कर देंगे। जब हम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड कोई भी रेवेन्यू अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारे पास आएगा तो उसकी एंट्री पास करेंगे, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। अगर हम एयरलाइन सर्विसेज की ही बात कर लें तो एयरलाइन सर्विस के बाद जब पैसे आएंगे तो उनका जो एसेट है वो इंक्रीज करेगा, तो कैश डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में हमारी लाइबिलिटी आएगी डेफर्ड रेवेन्यू की। डेफर्ड रेवेन्यू या अनअर्न्ड रेवेन्यू बेसिकली कंपनी की लाइबिलिटी है, तो ये यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि जब लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो जनरल एंट्री है ये कंपनी रिकॉर्ड करेगी जब कंपनी कैश रिसीव करेगी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्डेड टू रिफ्लेक्ट रेवेन्यू अर्नड इन पीरियड, लेकिन जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाएगा तब कंपनी क्या करेगी, इस एडजस्टिंग एंट्री को
रिकॉर्ड करेगी कि कंपनी ने ये जो डेफर्ड रेवेन्यू है वो अर्न कर लिया है या नहीं। इसकी एक और मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि एक स्कूल टीचर है, उसने क्या किया है 2 मंथ का एडवांस में ही जो है वो फीस स्टूडेंट से रिसीव कर लिया है। फर्ज कर लेते हैं कि ये जो फीस टीचर ने रिसीव की है वो है 6000। ये 6000 टीचर ने एडवांस में रिसीव कर लिया और ये 2 मंथ की फीस है। एक को हम कह लेते हैं कि ये दिसंबर की फीस है और एक है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की जनवरी की फीस, यानी कि 3000 एक मंथ की और 3000 जो है वो सेकंड मंथ की है। ये वाली है जो नवंबर की और ये वाली है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जनवरी की। जब हम ये 6000 रिसीव कर लेंगे तब एंट्री पोस्ट कर लेंगे कि ये 6000 हमने रिसीव कर लिया है। ये हमारे पास कैश में डेबिट हो जाएगा और डेफर्ड रेवेन्यू जो है वो अनअर्न्ड रेवेन्यू 6000 से जो है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। अब एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, डेफर्ड रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। ये एडजस्टिंग एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे, क्योंकि हमने 3000 नवंबर का रिसीव किया है और 3000 ही जनवरी का, लेकिन इस अकाउंटिंग पीरियड में सिर्फ और सिर्फ हम नवंबर को ही एडजस्ट करेंगे। ये 3000 जो है ये हमारा जो है वो नेक्स्ट ईयर में अर्न करेंगे, तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के रेवेन्यूज में। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेफर्ड रेवेन्यू है इसमें हम क्या करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू जो रेवेन्यू हमारा अनअर्न्ड है वो कितना रह जाएगा इस अकाउंटिंग पीरियड में, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पर आ जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू में 3000 और जो रेवेन्यू है हमारा वो कितना आ जाएगा 3000। तो हमने कैश रिसीव किया था 6000 और 6000 ही हमारा अनअर्न था, लेकिन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कंपनी ने एक मंथ का जो रेवेन्यू है वो अर्न कर लिया। तो एक मंथ का अनअर्न था वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे कि एक मंथ का भी रेवेन्यू अनअर्न था, तो इसको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज को जर्नलाइज करते हैं। हम इनको बाकी एंट्रीज के साथ ही अपने जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री थी जिसको हमने कहा था कि ये है अनअर्न्ड रेवेन्यू की एंट्री। एलोकेट द अर्न्ड पोर्शन ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू टू रिफ्लेक्ट द रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड। नेक्स्ट हमारी एडजस्टिंग एंट्री है डेफर्ड एक्सपेंस की या प्रीपेड एक्सपेंस की। तो प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि जिनमें हम पेमेंट एडवांस में कर देते हैं, अभी हमने उनका जो बेनिफिट है वो कंज्यूम नहीं किया। इसकी एग्जांपल है कंपनी पे इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस कवरेज इन द एडवांस। कंपनी ने जो इंश्योरेंस प्रीमियम की जो इंस्टॉलमेंट है वो एडवांस में ही पे कर दी है, तो ये कंपनी का जो है प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस बेसिकली कंपनी का एसेट होता है और ये इंश्योरेंस जो कंपनी पे करेगी इंश्योरेंस एक्सपेंस ये हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये कंपनी का एसेट बन जाएगा। कंपनी बाय एसेट लाइक बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट दैट विल बी यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी कोई भी एसेट बाय करेगी जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, तो उसके लिए भी प्रीपेड एक्सपेंस की जो एडजस्टिंग एंट्रीज है वो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कंपनी कोई भी फिक्स एसेट परचेज करती है तो उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी और डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के लिए एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कंपनी को प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ेगी, जिसको हम एसेट की जो है वो एडजस्टमेंट कहते हैं, जिसमें इसकी जो मेजर एंट्री होती है वो एसेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें क्रेडिट होती है। द रिलेटेड कैश इफेक्ट अकर्ड एंड एसेट अकाउंट क्रिएटेड। हमने डेफर्ड रेवेन्यूज और एक्सपेंस में देखा था कि इसमें जब भी कैश इफेक्ट होगा तब एसेट और लायबिलिटी का अकाउंट बनेगा। रेवेन्यूज में लायबिलिटी का अकाउंट बनेगा, लेकिन एक्सपेंस में क्या होगा, एसेट का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इन द पास्ट व्हेन पेमेंट वाज रिसीव्ड, जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी तब कंपनी को एक एसेट का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब कंपनी पेमेंट करेगी, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस करेगी, तब उस वक्त कंपनी जनरल एंट्री पोस्ट करेगी। एसेट जो भी आएगा वो होगा डेबिट, क्योंकि ये एसेट हमारा इंक्रीज होगा, और कैश हमारा जाएगा जो कि एसेट है वो डिक्रीज करेगा, तो उसको हम
यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। या अगर हम इंश्योरेंस की बात ही करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी डेबिट हो जाएगी। यहाँ पर एसेट की जगह पर आप कोई भी एसेट लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, और इसके अगेंस्ट हमारा जो कैश है वो हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जब हम इस एक्सपेंस को कंज्यूम कर लेंगे तब हम इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्डेड टू रिफ्लेक्ट एक्सपेंस इंकर्ड इन पीरियड। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट और इसके अगेंस्ट जो एसेट है वो हो जाएगा क्रेडिट। एक्सपेंस की जगह पर यहाँ हम लिख देंगे कि ये हमारा इंश्योरेंस का एक्सपेंस है। यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश एंट्री थी, यहाँ पर इंश्योरेंस एक्सपेंस टू प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा। तो ये उसकी एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी। आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, सबसे पहले हमने यहाँ पर एसेट को डेबिट किया था, या हम इसको कह लेते हैं कि ये प्रीपेड एक्सपेंस है। इसको यहाँ पर डेबिट किया, लेकिन जब हमने इसकी एडजस्टमेंट की यहाँ पर इसको क्रेडिट कर दिया। और जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें बची हैं वो है एक्सपेंस और कैश। एक्सपेंस डेबिट साइड पे है और कैश क्रेडिट साइड पे। हमने जो जनरल एंट्री देखी थी एक्सपेंस की, वो भी बेसिकली ये थी कि जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, उसके अगेंस्ट कैश को क्रेडिट कर लेंगे। और ये एसेट जो कि डेबिट साइड में है और ये बाद में क्रेडिट साइड में हो जाएगा, तो ये एट द एंड जब भी कोई भी फिक्स एसेट हमारा कंज्यूम हो जाएगा तो इसका जो बैलेंस है वो जीरो बच जाएगा। तो हमारी जो जनरल एंट्री है वो एक्सपेंस टू कैश ही हो जाएगी। जो मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल बताए थे, उन रूल्स को आप हमेशा याद रखें। उनके अकॉर्डिंग ही आप सारी की सारी जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। Allocate the cost of asset to expense to reflect usage of the asset during the period. नेक्स्ट हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज है वो है एक्रूड रेवेन्यू की। हमने डेफर्ड रेवेन्यू और एक्सपेंस को देख लिया, अब हम एक्रूड रेवेन्यू और एक्रूड एक्सपेंस को देखते हैं। एक्रूड रेवेन्यू क्या है? एक्रूड रेवेन्यू वो है जिसमें गुड्स और सर्विसेज एडवांस में दे दी जाती हैं, लेकिन हमें अभी तक उसका कैश नहीं मिला, कैश फ्यूचर में मिलेगा। इसकी एग्जांपल क्या है? कंपनी अर्न इंटरेस्ट ऑन अ बैंक अकाउंट बट कैश विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इन द फॉलोइंग पीरियड। कंपनी ने बैंक में जो भी कैश रखा होगा उसके अगेंस्ट कंपनी को जो इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट रेवेन्यू होगा वो कंपनी क्या करेगी? कंपनी अर्न इंटरेस्ट ऑन अ बैंक अकाउंट। कंपनी ने बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट अर्न कर लिया, लेकिन अभी तक कंपनी को वो जो इंटरेस्ट है वो मिला नहीं है, तो कंपनी उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लेगी। एक्रूड रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू की जो एंट्रीज है उसमें एक डिफरेंस ये भी है कि एक्रूड रेवेन्यू में, डेफर्ड रेवेन्यू में हम पहले कैश को रिकॉर्ड करते हैं, बाद में उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन एक्रूड रेवेन्यू में हम पहले एडजस्टमेंट करते हैं, बाद में हमें कैश रिसीव होता है, तो बाद में हम कैश की एंट्री पोस्ट करते हैं। कंपनी अर्न रेंट फ्रॉम अ टेनेंट बट कैश विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द टेनेंट इन द फॉलोइंग ईयर। ये भी इसकी एक एग्जांपल है कि कंपनी ने जो रेंट है वो अर्न कर लिया है टेनेंट से, लेकिन अभी तक कैश जो है वो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, तो ये भी एक्रूड रेवेन्यू में आ जाएगा। पहले इसकी एंट्री पास होगी एडजस्टमेंट की, फिर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जब हम कैश रिसीव हो जाएगा तब हम इसको फिर से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्डेड टू रिफ्लेक्ट रेवेन्यू अर्न इन द पीरियड। तो इसमें यह कहा गया कि जब हम रेवेन्यू को अर्न कर लेंगे तब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पोस्ट कर देंगे, एडजस्टिंग एंट्री इसकी रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि अक्रूड रेवेन्यू में हमने जो कैश है वो रिसीव नहीं किया, उसके अगेंस्ट सिर्फ गुड्स और सर्विसेज ही प्रोवाइड की है। जब हम कैश रिसीव नहीं करेंगे तो कैश में अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली हमारा एसेट है, तो इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो ये हो जाएगी कि रिसीवेबल एसेट है हमारा, ये इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट क्योंकि हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया है तो हम रेवेन्यू को क्रेडिट कर लेंगे। रेवेन्यू क्रेडिट इस वजह से होगा क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग को ये इंक्रीज करेगा, और जब रिटेन्ड अर्निंग इंक्रीज करेगी तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। जब हम एक्रूड रेवेन्यू अर्न कर लेंगे तब हम उसकी ये एडजस्टिंग एंट्री पोस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें कैश रिसीव नहीं हुआ।
अब एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? द रिलेटेड कैश इफेक्टेड विल अकर इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर में क्या होगा? हमने आज तो ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली, अब फ्यूचर में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम क्या इसकी एडजस्टमेंट करेंगे? कैश डेबिट, क्योंकि हमें कैश रिसीव हो जाएगा और उसके अगेंस्ट जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है उसको हम कर लेंगे क्रेडिट। तो ये इसकी जो है वो कंप्लीट एडजस्टिंग एंट्री होगी। ड्यूरिंग द ईयर हम ये फर्स्ट वाली एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और एट द एंड ऑफ ईयर अकाउंटिंग पीरियड हम इस सेकंड वाली एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। डेफर्ड और एक्रूड में एक चीज़ ये डिफर है कि डेफर्ड में हम पहले कैश रिसीव करके कैश की एंट्री पोस्ट करते हैं और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन एक्रूड रेवेन्यू में ये होगा कि हम पहले उसकी एडजस्टमेंट करेंगे और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जब हमें कैश रिसीव होगा तब हम उसकी जो है वो कैश की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड बट नॉट येट रिसीव इन द कैश। लास्ट हमारी जो एडजस्टिंग एंट्री है वो है एक्रूड एक्सपेंस की। एक्रूड एक्सपेंस के बारे में मैंने बताया था कि इसको हम बुक्स में पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं पे करने से पहले। हमें पता होता है कि हमने ये एक्सपेंस पे करना है, हम इसको पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंपनी ओज इंटरेस्ट ऑन अ लोन दैट इट विल पे टू द बैंक इन द फॉलोइंग ईयर। कंपनी ने बैंक से लोन लिया है और कंपनी ने उस लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट पे करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, तो कंपनी इसको पहले ही रिकॉर्ड कर लेगी कि कंपनी ने इस अकाउंटिंग पीरियड में जो है ये जो एक्सपेंस है वो इसका इंकर होना ही होना है। इसमें डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का भी कंपनी को पहले से ही इल्म होता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो इस साल इतनी पे करनी है। कंपनी ओज वेजेस फॉर वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड दैट विल बी पेड टू एम्प्लॉइज इन द फॉलोइंग पीरियड। कंपनी क्या करती है? वर्कर से 2 मंथ का पहले ही काम करवा लेती है और कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाती है कि कंपनी ने वेजेस के जो एक्सपेंस है वो पे करने ही करने हैं। तो ये भी एक एक्रूड एक्सपेंस ही बन जाएगा वेजेस एक्सपेंस के तौर पर, जिसको हम वेजेस एक्सपेंस या वेजेस पेएबल भी कह सकते हैं। तो इसकी हम एडजस्टिंग एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड टू रिफ्लेक्ट एक्सपेंस इंकर्ड इन द पीरियड में जो भी एक्सपेंस इंकर्ड होंगे कंपनी उसकी एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करेगी और इसकी एंट्री होगी एक्सपेंस टू पेएबल। एक्सपेंस टू पेएबल इसकी हम एडजस्टिंग एंट्री उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे जब हमारे ऊपर ये लाइबिलिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरेस्ट की ही बात कर लेता हूं तो कंपनी क्या करेगी? यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लेगी कंपनी ने कि इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा इंटरेस्ट पेएबल, ये हो जाएगा क्रेडिट। तो ये कंपनी जो है वो जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेगी जब कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो रिटेन अर्निंग को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और रिटेन अर्निंग जब डिक्रीज करेगी तो हम उसको क्या करेंगे? एक्सपेंस जब भी होता है एक्सपेंस को हम डेबिट ही कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट क्योंकि पेएबल हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज करेगी तो हम इसको क्रेडिट कर लेंगे। द रिलेटेड कैश इफेक्ट विल अकर इन द फ्यूचर। अब कंपनी ने क्या किया? जो वेजेस के ऊपर एंट्री रिकॉर्ड की थी ड्यूरिंग द ईयर के वेजेस एक्सपेंस टू वेजेस पेएबल या इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल, ये लाइबिलिटी थी। अब इस लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कंपनी ने ये एक्सपेंस पे कर दिया है, तो इसकी जो एंट्री है वो क्या रिकॉर्ड करेंगे? इंटरेस्ट पेएबल या वेजेस पेएबल डेबिट और इसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट हो जाएगा। हम यहाँ पर एक चीज़ और नोट करते हैं, ये यहाँ पर पेएबल जो है वो था क्रेडिट और जो सेकंड वाली एंट्री है उसमें पेएबल जो है वो है डेबिट। तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने 2000 रुपये पे करना था, पहले कंपनी ने इसको क्रेडिट कर लिया, टी अकाउंट में ये राइट साइड में आ जाएगा। जब इसको एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड डेबिट करेंगे तो ये टी अकाउंट में लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो राइट और लेफ्ट का जब हम बैलेंस निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा और जो हमारी एक्सपेंस की एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, हमारी वही एंट्री आ जाएगी जो हमने एक्सपेंस में की थी। रिकॉर्ड एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड बट नॉट येट पेड इन कैश। तो व्यूअर्स ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने एडजस्टिंग एंट्रीज को कंप्लीट देखा। एडजस्टिंग एंट्रीज हमने डेफर्ड रेवेन्यूज
और डेफर्ड एक्सपेंस की देखी, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसकी एग्जांपल्स किस तरह की हो सकती है। इसी तरह हमने एक्रूड रेवेन्यूज और एक्रूड एक्सपेंसेस को देखा कि इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे और इसकी एग्जांपल्स जो है वो कौन कौन सी हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल लेके आऊँगा, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज के हवाले से, और उसके बाद हम फिर टीजीएस की जो एडजस्टिंग एंट्रीज है उनको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, और उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की तरफ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।